ये कहानी ओशो नाम के एक लड़के की है जिसे अपने घर के बेसमेंट में टोरा नाम का एक खतरनाक राक्षस मिला। इसकी छाती में एक करिश्माई भाला घुसा हुआ था, लेकिन जब उस करिश्माई भाले ने ओशियो को अपना नया मालिक बनाया तो उसकी शक्ति से डरकर टोरा नाम का वो राक्षस पीछे हट गया और धीरे धीरे बहुत सारे राक्षसों को हराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ओशियो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सतोरू को बचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश किया, पर जैसे ही वो सतोरू के अंदर से उस राक्षस को खत्म करके बाहर आया तो अचानक से अपने शरीर पर कंट्रोल खोने लगा और अब करिश्माई भाले की आत्मा ने उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया था। और इस आत्मा की वजह से ओशियो के अंदर एक अजीब सा दर्द हो रहा था, जिससे चलते वो जोर जोर से चिल्ला रहा था जैसे उसकी आत्मा वो भाला निगल रही हो। और धीरे धीरे उसका शरीर एक खतरनाक जंगली जानवर जैसा रूप ले लेता है। इसके बाद ओशियो को खुद पर से काबू नहीं रहता और वो गुस्से में टोरा पर हमला करना शुरू कर देता है, पर टोरा ने उसे होश में लाने के लिए उस पर जेत्सु का इस्तेमाल किया, पर ओशियो को उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद सतोरू और अकीबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ओशियो उनके बंदर को तोड़कर भी भागने लगता है। जिसके बाद सभी लोग उनका पीछा करते हुए एक मंदिर पे पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुहिनो से होती है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण साथी है, यानी एक पक्की दोस्त। वो उन्हें बताती है कि उसे पहले से पता था कि ओशियो कहाँ जाने वाला है। हिनो के मुताबिक उस मंदिर में एक गुफा थी जहाँ करिश्माई भाले का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग को जाना पड़ता था, ताकि वो साबित कर सके कि वो इस भाले के लायक हैं या फिर नहीं। जो लोग उस गुफा से सही सलामत निकल पाते थे उन्हें करिश्माई भाले का असली मालिक कहलाने का हक मिलता था। अब ओशियो बीस्ट मोड में उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में सामने आने वाली सभी राक्षसों को बेरहमी से मार रहा था। वो राक्षसों को तरह तरह से काटकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। असल में उसके अंदर की आत्मा यानी असली ओशियो अपने शरीर के अंदर फंसा हुआ था। वो लंबे और मजबूत बालों से जकड़ा हुआ था, जिसके चलते वो अपने ही शरीर पर कोई काबू नहीं रख पा रहा था। और तभी वो देखता है कि भाले की आत्मा उसके शरीर की मदद से सभी निर्दोष राक्षसों को बड़ी बेरहमी से मार रही है। ये देखकर उसका दिल दुखी से भर गया और वो सोच रहा था कि ये सब कितना गलत है। लेकिन जैसे उसके रास्ते में एक औरत और उसका छोटा बच्चा आते हैं तो ओशियो अपनी बची हुई ताकत लगाकर उन दोनों को बचा लेता है। और अब ओशियो अपने होश संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो बेहोश न हो जाए। और इस दौरान उसे करिश्माई भाले को बनाने वाले की एक झलक दिखाई देती है, जो खुद एक जानवर जैसा प्राणी था जो अपने नंगे हाथों से बालों को आकार दे रहा था। और इस दौरान वो ओशियो से कह रहा था कि वो अपनी आत्मा को कर एक असली दरिंदा बन जाएगा, जिसका एक ही लक्ष्य होगा हैकुमैन को नष्ट करना। पर ये बात सुनते ही ओशियो पूछता है कि भाई तू है कौन सा आदमी है, तुझे हैकुमैन से इतनी नफरत क्यों है? पर वो आदमी पिछले 2000 सालों में सब कुछ भूल चुका था और उसे सिर्फ हैकुमैन के लिए नफरत याद थी। उधर अब तक डीमन हंटर एसोसिएशन को पता चल गया था कि करिश्माई भाले ने ओशियो पर पूरी तरह काबू पा लिया है। और तभी डीमन हंटर्स को श्रापित करने वाली महिला गिमी सबके सामने आती है और सभी को बताती है कि ओशियो को वापस नॉर्मल करने का तरीका वो कांगा है जो उसने अपने वंश को दिया था। इसके बाद गिमी अलग अलग जगह जाकर उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है जिनकी जिंदगी ओशियो ने बचाई थी, जिसमें यू, साया, इनो और नाका शामिल थे। और वो इन सब को हकायदो जाकर ओशियो के बालों को शांत करने को कहती है, क्योंकि ओशियो के बालों को शांत करने से भाले का नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। और गिमी अपना ये आदेश देकर गायब हो जाती है और सभी लड़कियां तुरंत एयरपोर्ट पहुंचती है, जहाँ ओशियो के पिता एक हेलीकॉप्टर के साथ पहले से ही तैयार थे। जिसके बाद वो सभी को लेकर हकायदो पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात सतोरू और उनकी गैंग से होती है। तभी अचानक से उन्हें आसमान में राक्षसों का बहुत बड़ी सेना दिखाई देती है, जिसका मकसद बस ओशियो को और करिश्माई भाले को खत्म करना था। इसलिए ओशियो के पिता ने सभी मर्दों को बैरियर बनाने के लिए कहा ताकि वो राक्षस अंदर ना आ सके। साथ ही वो जून और हिनो को सभी लड़कियों की रक्षा करने के लिए कहते हैं ताकि वो सभी अपना काम आराम से कर सके। इधर टोरा और इजुना ओशियो के पीछे जाते हैं, जहाँ इजुना काफी मुश्किल से ओशियो को कांगा चुरा लेता है। उधर यू और नाका के बीच पहले जाने के लिए लड़ाई चल रही थी, पर तभी टोरा उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें चुप कराता है और चेतावनी देता है कि ओशियो आने वाला है। पर जब लड़कियां ओशियो को देखती हैं तो वो डर जाती हैं, क्योंकि अब वो भयानक लग रहा था और उसे पहचानना तक मुश्किल था। तभी रिको ने फैसला किया कि सबसे पहले वो जाएगी, क्योंकि भाले ने उस पर पहले भी हमला कर चुका है और अब वो इससे बिल्कुल नहीं डरती थी। जिसके बाद इजुना कांगे को उछालकर उसे पकड़ा देता है और रिको दौड़कर ओशियो के पास जाती है। और तभी उसे याद आता है कि कैसे ओशियो ने उसे जीने की इच्छा दी थी, लेकिन ओशियो उसे जोर से धक्का दे देता है। पर रिको कांगे को ओशियो के बालों पर एक बार फिरा देती है और एक बालों का बड़ा सा गुच्छा निकाल लेती है और इसके चलते भाले का नियंत्रण थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अब रिको पूछती है कि अगली बारी किसकी है भाई, जल्दी बताओ। पर अब तक ओशियो उनके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया था
और लड़की रास्ता छोड़ने की कोशिश करती है, पर इसी बीच साया गिर जाती है और नाका उसे बचाने के लिए ओशियो को ढकेल देती है। नाका इस प्रयास में साया को तो बचा लेती है, पर तभी ओशियो नाका को एक जोर से थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाता है। टोरा दोबारा ओशियो के पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके बालों को उखाड़ते वक्त उससे मजाक करने लगता है, पर ये मजाक ओशियो को कुछ खास पसंद नहीं आता और ओशियो भालू को टोरा के सीने में घुसा देता है, जिसके वजह से वो जख्मी हो जाता है और ओशियो वहाँ से निकल जाता है। पर आगे हीनो एक बैरियर से उसे दबा देती है और यही देखकर साया सोचती है कि अब काम चलाने की बारी उसकी थी, क्योंकि बैरियर के अंदर सिर्फ व्हाइट हेयर क्लैन की महिलाएं जा सकती थी। इसके लिए साया बैरियर के अंदर घुसती है और वो बैरियर इतना गर्म था कि किसी को भी वो जला सकता था, पर साया को नहीं। तभी वो याद करती है कि ओशियो ने किस तरह उसे हिम्मत दी थी। वो कांगा से ओशियो के बालों को निकाल देती है। इससे भाले का नियंत्रण और ढीला हो जाता है, पर तभी भाला अपनी बची कुची शक्तियों को जोड़कर बैरियर को तोड़ देता है और ओशियो मुड़कर देखता है कि साया वो कांगा इनो को दे रही थी, इसलिए वो इनो पर हमला करके कांगे को तोड़ना चाहता था। पर तभी अचानक से टोरा ओशियो को बिजली का एक झटका देता है, क्योंकि टोरा के मुताबिक इनो अभी भी उसका शिकार थी और वो किसी को भी उसे नहीं लेने देगा। जिसके बाद वो इनो और साया को उठाकर कहता है कि वो तब तक उनकी मदद करेगा जब तक ओशियो फिर से खाने लायक नहीं हो जाता। और तभी ओशियो हिनो पर हमला कर देता है, जिसके पास अब बैरियर बनाने की ताकत नहीं बची थी। पर तभी जून आगे आकर ओशियो को दबाव बना देती है। के बाद यू फैसला करती है कि अब वो आगे जाएगी, क्योंकि उसके मुताबिक ओशियो जिस ब्रिज में खड़ा था वो कभी भी टूट सकती थी, पर वो इतनी तेज जोड़ सकती थी कि वो उस ब्रिज के टूटने से पहले वहां पर पहुंच जाएगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती है और जैसे ही वो ओशियो के पास पहुंचती है तो इनो और जून बैरियर को हटा देते हैं और जैसे ही वो ओशियो के पास कूद कर निकलती है तो वो उसके बालों में कंघा फिरा देती है। पर उसी समय वो ब्रिज भी टूट जाता है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बच गए थे और इस बार ओशियो एक पल के लिए अपने इंसानी रूप में लौटता है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगता है। पर उधर सभी लड़कियां इस बात से खुश थी कि वो उसे ठीक कर सकती है। उधर टोरा सोच रहा था कि उसे ओशियो को ठीक करने का ख्याल छोड़कर इन पांचों लड़कियों को खाकर अपना पेट भर लेना चाहिए। पर तभी उसकी नजर इनो पर पड़ती है, जिसे नदी पार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पर टोरा उसे बचा लेता है, क्योंकि उसे अपना खाना धोकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इनो को सुनाना शुरू कर देता है। पर तभी नाका वहाँ आती है और वो टोरा को शुक्रिया करती है, शुक्रिया अंकल, क्योंकि उसने उसकी पहले भी मदद करी थी और बचाया था। जिस पर इनो भी कहती है कि टोरा ने उसे पहले भी बचाया था और अब इन दोनों के मुताबिक टोरा अच्छा आदमी था जो जरूरत पड़ने पर उनकी फिर से मदद करेगा। इधर टोरा ये सब सुनकर बड़ा अजीब सा फील कर रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, कुछ भी नहीं। इनो अब अगला नंबर लेना चाहती थी, पर किसी को नहीं पता था कि ओशियो आखिर गया तो गया कहाँ। तभी गिमी एक बार फिर से नजर आती है और उन सभी को अपने पीछे आने को कहती है, जिसके बाद टोरा सभी लड़कियों को उठा लेता है और गिमी के मुताबिक ओशियो अब उस गुफा के पास जा रहा था, क्योंकि भाले की आत्मा को लगता है कि वहाँ हाकीमैन का कुछ हिस्सा तो मिल ही जाएगा। उसके बाद सभी लोग उस गुफा के सामने खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पेड़ पे हुए छेद उन्हें ओशियो तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहे थे। इनो तुरंत उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। इधर टोरा ये सोचकर पीछा कर रहा था कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो वो कम से कम इनो को तो खा ही लेगा। पर तभी वो देखता है कि ओशियो उसके सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद सारी उम्मीदें बस इनो पर ही टिकी हुई थी। ओशियो उन्हें उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है, पर टोरा उस पर अपने बिजली से हमला करता है, लेकिन ओशियो अपने भाले से अपने बिजली को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद ओशियो इनो पर हमला करता है। इसे इनो कांग से रोकने की कोशिश करती है, पर ओशियो ने इतनी तेज वार किया था कि वो खाई के किनारे जाकर गिर जाती है। नाको तुरंत इनो को ढूंढ लेती है, जो उस वक्त किनारे पर लटक रही थी। नाका उसे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, पर इनो कांगा को छोड़ना नहीं चाहती थी और जैसे इनो गिरने वाली थी तभी टोरा वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो इनो को उठाकर ऊपर लाता है और ओशियो को ललकारता है, जिसके बाद ओशियो भाले को ओशियो के शरीर में घुसा देता है, पर टोरा उसे रोक लेता है। इसके बाद टोरा ओशियो को ताने मारना शुरू कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर इनो कांग से बालों को निकाल देती है, जिसके बाद वो कांग को नाका के पास फेंक देती है और अब करिश्माई भाले का नियंत्रण और भी ढीला हो गया था।
पर अब लीचेस के खिलाफ बनाए गए बैरियर भी टूट गए थे और अब लीचेज ओशियो पर हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो गुफा में एक जादुई शील्ड लगी हुई थी जिसने उन्हें दोबारा रोक दिया। असल में ये सील फुयू ने लगाया था जो उन्हें बताता है कि उनके पास बस 3 मिनट थे, उसके बाद ये जादू काम करना बंद कर देगा और अगर नाका को 3 मिनट में काम नहीं कर पाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओशियो भाले की आत्मा के दर्द से तड़प रहा था और उस लग रहा था कि उसके शरीर गायब हो रहा है। तभी भाले बनाने वाले की आत्मा ओशियो से कहती है कि अब वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, पर तभी उसके मन में कीमी आती है जो भाले बनाने वाले को अपना बड़ा भाई कहकर पुकारती है और साथ ही वो कहती है कि तुम दूसरों की आत्मा का इस्तेमाल करके हैकीमैन से बदला लेना कब बंद करोगे। अब ये सुनते ही भाले को बनाने वाले की आत्मा रुक जाती है और भाले को तराशता बंद कर देती है। जिसके बाद ओशियो थोड़ा सा होश में आ जाता है। तभी नाका ओशियो के सामने जाकर रोना शुरू कर देती है और वो उसके बालों में कांग फेर देती है और उसे लग रहा था कि शायद ओशियो ठीक हो गया है, पर तभी भाले की आत्मा फिर से लौट आती है और वो गुफा की तरफ बढ़ने लगता है, पर नाका उसे रोकने के लिए छिप गई थी और इस वजह से वो दोनों खाई में गिर गए। गिरने के दौरान नाका उसे याद दिलाती है कि कैसे वो हमेशा चिढ़ाया करता था कि वो लड़की जैसे दिखती है, पर जब लोग उसे तंग करते थे तो ओशियो ही उसे बचाता था और इसी वजह से नाका को उससे प्यार हो गया और वो आखिर में अपने प्यार का इजहार कर ही देती है और प्यार की ताकत उसके ऊपर काम करने लगती है और करिश्माई भाले का असर उस पर से हटने लगता है। इसके बाद ओशियो वापस होश में आ जाता है और दोनों वापस जमीन पर सेफ लैंडिंग करते हैं। ओशियो अब नॉर्मल था, पर उसी समय हुक्यो टैलिस्मैन भी टूट जाता है। लीच अंदर आने लगते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे और मारे जाएंगे, पर तभी ओशियो नॉर्मल हो चुका था और वो भाले से एक जोरदार वार करता है जिससे सभी लीच उड़ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश थे, पर टोरा सबसे ज्यादा खुश था और जैसे ही ओशियो नाका को जमीन में रखता है तो टोरा उसे साथ में लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर लीच का सफाया कर देते हैं। तभी टोरा देखता है कि ओशियो अब और भी ताकतवर हो गया है और तभी ओशियो लड़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। इस पर टोरा हंसने लगता है क्योंकि उसे अब ओशियो से मार खाना अच्छा लगता था। सभी लीजेस को एक साथ खत्म करने के बाद जब वो नीचे आते हैं तो ओशियो टोरा पर भी होश पड़ा था, पर जल्दी ही उसे होश भी आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि जब से वो बदलना शुरू हुआ था तब से उसे कुछ भी याद नहीं था, पर उसे याद था भाले का निर्माता गिमी और वो सभी लड़कियां जिन्होंने उसे बचाने में मदद करी थी। ये सुनकर सभी लड़कियां इमोशनल हो जाती है। तभी ओशियो के पिता और दूसरे पुजारी वापस आते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तभी ओशियो कहता है कि अभी एक काम बाकी है और वो भाले की इच्छा पूरी करने के लिए उस गुफा में जाना चाहता है। इस पर टोरा कहता है कि वो अभी सिर्फ 1% बैटरी पे है, पर ये सुनकर ओशियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, इसलिए टोरा उसके साथ जाने का फैसला करता है। इस पर इजुना उन लड़कियों को उसे रोकने को कहता है। इस पर नाका उससे कहती है कि अब जब उनका काम हो गया है तो उन्हें घर वापस जाकर गर्ल्स नाइट आउट करना चाहिए, जिस पर सभी लड़कियां तुरंत हामी भर देती है और उधर ओशियो और टोरा गुफा में चले जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गुफा बड़ी होती जा रही थी और अंत में एक मंदिर जैसा स्थान दिखाई देता है, जिसे देखकर ओशियो हैरान था कि यहाँ मंदिर क्यों है। तभी भाला आवाज करने लगता है जैसे उसे रास्ता दिखाई दे रहा हो। ओशियो भाले के इशारे पर चलते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ कई सारे मोमबत्तियां जल रही थी। उसी कमरे के सामने की दीवार पर हैकीमैन का एक हिस्सा चिपका हुआ था जिसमें से तेज राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे ओशियो के पैर कांप रहे थे और जैसे ही ओशियो उस हिस्से की तरफ आगे बढ़ा तो अचानक से उसके ऊपर एक हमला हुआ जिसे उसे अपने भाले की मदद से रोक दिया, पर अब वो डर के मारे टोरा से चिपक गया था क्योंकि वो जानता था कि वो हिस्सा अभी भी मरा नहीं है। और तभी उन्हें एक दूसरी आत्मा की ऊर्जा महसूस होती है। जैसे ही टोरा उस तरफ आग फेंकता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं की तरफ आ जाती है, जिसके बाद एक रहस्यमयी आवाज आती है कि वो काफी समय से करिश्माई भाले के मालिक का इंतजार कर रही थी। उसके ऐसा बोलते ही एक पोर्टल खुला और उसमें से एक टाइम ट्रेवल राक्षस ताकीसाको उनके सामने आता है और कहता है कि वो ओशियो के भाले की सच्चाई बताएगा, जिसमें ओशियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। जिसके बाद टोकीसाका बताता है कि 850 साल पहले हैकीमैन का युद्ध हुआ था जिसमें इंसानों और राक्षसों ने हैकीमैन से लड़ने की कोशिश करी थी, जिसके चलते हैकीमैन भागने पर मजबूर हो गया था और उसने अपने शरीर के टुकड़ा इधर उधर गिरा दिए थे। इनमें काफी सारे टुकड़े तो नष्ट कर दिए गए थे, पर सबसे बड़ा टुकड़ा
टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। इस पर उशियो पूछता है कि हाकीमैन को अभी तक पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया गया। इस पर टोकिसाका बताता है कि उस वक्त उनके पास करिश्माई भाला मौजूद नहीं था और साथ ही कुछ लोगों ने सोचा कि भाला जरूर हाकीमैन की एनर्जी के पास आएगा, इसलिए यूकी जो कामा का ही रूप था उसने उस हिस्से की रक्षा करने का फैसला किया। ये सुनते ही उशियो को गिमी से भाले के अंदर अपनी मुलाकात याद आती है, पर वो अभी भी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए टोकिसाका ने उसे पूरी कहानी दिखाने का फैसला किया। इसके लिए वो टोरा और उशियो को 2200 साल पहले चीन की राजधानी में लेके गया। पहुंचते ही उशियो का भाला गायब हो गया क्योंकि उस वक्त तो भाला का निर्माण ही नहीं हुआ था। इसके बाद टोकिसाका उन्हें वापस लेने आने का वादा करके वहां से चला गया और उसके जाते ही उशियो टोरा सर के बल नीचे गिर गए और उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो इनो जैसी दिखती थी, पर असल में वो गिमी थी और उसे पहचानते ही उशियो उससे बात करने लगा और टोकिसाका की शक्तियों की वजह से उन पर कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था। इधर गिमी सोच रही थी कि उशियो एक मामूली सा इंसान था। उधर टोरा को लग रहा था कि उनके पास बहुत सारे राक्षस मौजूद हैं, पर वहीं पास एक घर में और भी खतरनाक एनर्जी आ रही थी। तभी कुछ केकड़े जैसे राक्षस धरती से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं और कुछ व्यापारियों पर हमला कर देते हैं और ये देखकर उशियो गिमी का हाथ पकड़कर भागने लगता है और वो राक्षस उनका पीछा करने लगते हैं। पर तभी टोरा बीच में आकर एक राक्षस को तो मार देता है, पर तभी दूसरा वाला उस पर हमला कर देता है। ये देखकर उशियो उस राक्षस पर पत्थर से मारने की कोशिश करता है, पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन टोरा अपनी बिजली से उन्हें मार देता है। जिसके बाद उशियो और टोरा फिर से इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आखिर किसने किसको बचाया था। उधर गिमी सोच रही थी कि उशियो हवा में बातें क्यों कर रहा है, कि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब तक वो मान चुकी थी कि उशियो एक शक्तिशाली इंसान था जो आसानी से राक्षसों को हरा सकता है और इसीलिए वो उशियो को घर लेकर गई, जहाँ गिमी के माँ ने उशियो का शुक्रिया किया और साथ ही वो बताती है कि अगर राक्षस फिर से आ गए हैं तो इसका मतलब हाकीमैन वापस लौट चुकी है। जिसके बाद वो एक राजा की कहानी बताती है जो कि हाकीमैन की एक झलक देखकर ही पागल हो गया था। फिर उसने सभी लोहारों के बीच एक कंपटीशन रखा कि जो भी हाकीमैन को मारने लायक एक कारगर हथियार बनाएगा वो उसे माला माल कर देगा। और इस ऐलान के बाद सब एक ऐसा हथियार ढूंढ रहे हैं जो हाकीमैन को मार सके और इसी कोशिश में गिमी के पिता और उसके भाई भी शामिल थे। उशियो को ये परिवार काफी खुशनुमा लग रहा था और उन्हें देखकर उसे अपने परिवार के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। तभी गिमी उसे बताती है कि उसका भाई हथियार बनाने वाले वर्कशॉप से वापस आने वाला है। अब ये सुनते ही उशियो को लगता है कि शायद वही उस भाले का निर्माता होगा, पर जब वो गिरू से मिलता है तो उसे वो एक काफी मामूली और शांत किस्म का इंसान लगता है, जिसने उन्हें बताया कि हाकीमैन उन्हीं के देश में था क्योंकि कुछ महीने पहले नौदम वाला एक कमेंट आया था और इसलिए बिना समय बर्बाद करे वो दोनों बाप बेटा वापस हथियार बनाने में लग गए थे। रात भर काम करने के बाद भी उनका भाला सही से नहीं बना था, जिस वजह से गिमी के पिता रोने लगे क्योंकि वो लाख कोशिशों के बाद भी वो भाले को सही से आकार नहीं दे पा रहे थे। पर तभी गिरू ने की बाल और काला जादू करने का सुझाव दिया, जिसे सुनते उसकी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बालों को काट कर उसे दे दिया और इधर गिमी के पिता ने बिना कुछ बोले बाल को ले लिया, जो उशियो के लिए काफी अजीब था। इसके बाद अगले 4 रात लगातार काम करने के बाद उनके पास एक डिवाइन मैपर बनकर तैयार हुआ। इसे देखने के लिए वो लोग राजा के दरबार में पहुंचे, जहां पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। पर उशियो को उम्मीद थी कि आज उनका ही हथियार चुना जाएगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि टोरा उसके सर के ऊपर बैठा हुआ है। तभी वो राजा ऐलान करता है कि आज हाकीमैन को मारने के लिए एक हथियार चुना जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि हाकीमैन एक औरत के रूप में उसी के दरबार में मौजूद थी। हाकीमैन पहले तो राजा को डराने आई थी, पर हथियार के लिए चलती खोज को देखते हुए उसके पास सभी को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और तभी हाकीमैन राजा के दरबारियों को अपने बस में करके नौदम निकाल लेती है, जिसे देखते ही राजा के सभी सिपाही और सभी लोहार खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हाकीमैन सबसे पहले तो सिपाहियों को खत्म करती है और फिर वो अपना रुख बाकी लोगों की तरफ कर लेती है, जिसमें गिमी के पिता भी मौजूद थे। गिमी के पिता अपनी बनाई तलवार से हमला करने की कोशिश करते हैं, पर बाकी लोगों की तरह उनकी भी तलवार हाकीमैन के सामने कुछ नहीं कर पाती और इस चीज के चलते वो भी हाकीमैन के हाथों मारे जाते हैं। ये देखकर उशियो बीच में कूदने का सोचता है, पर वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद हाकीमैन बाकी लोगों पर आग से हमला करती है, जिसका टोरा रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता। और ये देखते ही उशियो गिमी के परिवार को बचाने के लिए कूदता है और तब तक गिमी की माँ जल चुकी थी। उधर हाकीमैन पूरे शहर को आग लगाकर उड़ गई। अपनी नाकामयाबी को देखते हुए उशियो अभी सोच ही रहा था कि क्या वो करिश्माई भाले के लायक भी था या नहीं। तभी गिमी को वापस होश आ गया और वो तुरंत समझ गई कि उस हमले में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद उशियो ने अपनी नाकामयाबी के
लिए उससे माफी मांगी, पर गिमी जानती थी कि ओशियो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद ओशियो अपना दुख मनाने के लिए बाहर बैठकर रो ही रहा था। तभी उसे वर्कशॉप में से कुछ आवाज सुनाई दी। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि गिरू अपने हाथ से निकले खून की मदद से भाले को धार कर रहा था, और ये देखते ही ओशियो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब गिरू अपने उन हाथों को तोड़ देना चाहता था जो कि हकीमैन को मारने के लिए हथियार तक नहीं बना पाए। और ओशियो उसे बताता है कि एक दिन गिरू ही वो हथियार पर आएगा जो हकीमैन को मार सकेगा। ये सुनकर गिरू थोड़ा सा शांत हुआ, जिसके बाद उसने बताया कि सही हथियार बनाने के लिए बस एक तरीका था, जिसमें उन्हें अपने एक करीबी की कुर्बानी चढ़ानी थी। ये सुनकर ओशियो काफी डर गया, और तभी गिरू कहता है कि वो गिमी की कभी कुर्बानी नहीं चढ़ाएगा। पर गिमी उस समय फांसी में खड़ी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था, जिसके बाद वो खुद ही भट्टी के ऊपर जाकर खड़ी हो गई, और अब वो अपनी कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि वो खुद भी हकीमैन से बदला लेना चाहती थी। ओशियो गिरो उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती। अपने एक और करीबी की मौत की वजह से गिरो कुछ देर के लिए काफी उदास था, पर थोड़ी देर बाद उसने भाले का और काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। पर इस बार उसके काम करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था, और वो थोड़ी देर बाद ओशियो को एहसास हुआ कि गिरो अपने माता पिता की मौत से इतना दुखी था कि उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे, और धीरे धीरे शरीर भी भाले में ढलता जा रहा था। जिसके बाद ओशियो से कहता है कि उसके मुताबिक ओशियो एक बहादुर लड़का है और साफ दिल का इंसान है। वो कभी ना कभी ओशियो के साथ मिलकर हकीमैन से जरूर लड़ना चाहेगा, पर अब वो खुद एक राक्षस बन गया था, जिसका मकसद था बस हकीमैन से बदला लेना। और थोड़ी देर बाद गिरू पूरी तरह से उस भाले पे ढल गया, जिसके बाद भाले पर ओशियो का नाम लिखा हुआ था। पर इधर टोरा उस भाले को देखकर कुछ खास खुश नहीं था, और वो भाले को तबाह करने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में कैद न रहना पड़े। पर तभी भाले अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए निकल गया। तभी गिमी ओशियो और टोरा के सामने आती है और उन्हें बताती है कि अपना बलिदान देने के बाद उसे अपने असली मकसद का पता चल गया था, और इससे पहले कि वो ओशियो को कुछ और बता पाती तभी तोकिसाका वापस आ गया। इसके बाद उन सभी को गिरो करिश्माई भाले के बलिदान के बाद हुई सभी हादसों को दिखाता है। असल में गिरो पूरे देश में हकीमैन की तलाश कर रहा था। उसे कोई सुराग न मिलने पर उसने सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते राक्षसों में करिश्माई भाले को लेकर काफी ज्यादा डर पैदा हो गया, और सभी राक्षसों ने उस भाले को लाल कपड़े से कैद करने का फैसला किया, जिसके बाद वो भाला कई सालों से कैद ही रहा। इधर गिमी अपने भाई की मदद करने के लिए हकीमैन को ढूंढने में लगी हुई थी, और इसलिए उसने युकी का रूप लेकर हकीमैन के खिलाफ चल रहे युद्ध में हिस्सा भी लिया, जहां अपनी हार को टालने के लिए हकीमैन ने युद्ध छोड़कर भागने का फैसला किया। पर जब गिमी ने उसका पीछा किया तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि हकीमैन जापान के जमीन के नीचे छुपी हुई थी। जिसके बाद उसने गिमी को धमकी दी कि अगर किसी ने भी उस पर हमला करने की कोशिश करी तो वो पिलर्स को तोड़कर भाग जाएगी, जिसकी वजह से जापान समुद्र के नीचे डूब जाएगा। इस धमकी के बाद गिमी ने राक्षसों को धोखा देकर हकीमैन को जमीन के नीचे सील कर दिया। इसके बाद गिमी ने युकी का रूप लेकर कई सालों तक उसे बांध रखा था, और जब उम्र के साथ उसकी शक्तियां कम होने लगी तो उसने मकादो नाम की एक औरत को इस काम के लिए चुना। और जब मकादो का शरीर कमजोर पड़ने लगा तो उसने ओशियो की माँ सुकीमी को इस काम के लिए चुना, जो पिछले कई सालों से हकीमैन को कैद करके बैठी हुई थी। ये सुनते ही टोरा इस कहानी में कुछ गलत लगता है, और उसने तुरंत गिमी से पूछा कि अगर ओशियो की माँ इतने सालों से धरती के नीचे थी तो आखिर ओशियो पैदा कैसे हुआ। जिस पर गिमी ने उन्हें बताया कि एक दिन सुकीमी ने उसे अपने सपने के बारे में बताया, जिसमें वो शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था जो बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा बनेगा। ये सुनते ही गिमी समझ गई कि वो सुकीमी का बेटा ही है जो करिश्माई भाले की मदद से हकीमैन को खत्म कर सकता है, और इसलिए गिमी ने सुकीमी को 2 साल के लिए धरती के ऊपर भेजा, जहाँ उसने शादी करके ओशियो को जन्म दिया था। पूरी कहानी सुनने के बाद तोकिसाका उन्हें पूरी तरह से भविष्य में ले आया, जहां उसने ओशियो से कहा कि उसकी अगली मुलाकात फाइनल बैटल पे होगी, और गिमी भी उससे यही बात बोलकर वहां से चले गई। जिसके बाद टोरा ओशियो से पूछता है कि वो क्या करेगा। इस पर ओशियो कहता है कि वो भी अभी हकीमैन से डरा हुआ है, पर वो फिर भी गिरू और गिमी की इच्छा जरूर पूरी करेगा, और भाले को मजबूती से पकड़ लेता है। उसके बाद ओशियो वापस अपना नॉर्मल स्कूल लाइफ जीने लगा, और अब उसे वो जिंदगी पहले से बहुत अच्छी लग रही थी। एक शाम जब वो नाका और इनो के साथ घर लौट रहा था तो उसकी नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ी, जो 2 चींटियों को बड़े गौर से देख रहा था, और वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे सामने से आ रही ट्रक भी नहीं दिखाई दे रही थी। पर
ऐन वक्त पर ओशियो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। पर इन सब के बीच ओशियो ने उन बेचारी चींटियों को कुचल दिया था, जिसे देखकर वो लड़का ओशियो से कहता है कि तुम हमेशा बेकसूर क्रिएचर को बिना देखे मार देते हो। जिसके बाद ओशियो परेशान होकर अपने घर चला गया, जहाँ उसे पता चला कि उसके पिता एक बार फिर से उन्हें बिना बताए शहर के बाहर चले गए थे और इस बार उन्होंने उनके लिए खाना भी तैयार नहीं किया था। अब ओशियो अपनी इस परेशानी के बारे में सोच ही रहा था, तभी टोरा उस लड़के के बारे में सोचता हुआ ओशियो को बताता है कि उसे उस लड़के में से करिश्माई भाले वाली वेब आ रही थी। और इससे पहले कि ओशियो कुछ समझ पाता, तभी ओशियो के हाथ पर कुछ चमकती हुई रेत गिरती है और तभी जमीन से कांटे निकलकर उस पर हमला कर देते हैं। वो दोनों तुरंत बाहर जाकर देखते हैं तो वही क्रीपी लड़का एक बड़ी सी साइट और एक बड़ी सी चिड़िया के साथ खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम किरियो बताता है और साथ ही वो खुद को करिश्माई भाले का वारिस बताता है, क्योंकि उसके मुताबिक ओशियो इस लायक नहीं था। साथ ही वो अपने साथ ही क्यूरू की तारीफ भी करता है, जो उसके मुताबिक ओशियो और टोरा से ज्यादा ताकतवर था। ये सुनते ही टोरा गुस्से में आ जाता है और क्यूनो पर बिजली से हमला कर देता है, पर क्यूनो बड़ी आसानी से उसके वार को रोक देता है। इसके बाद टोरा उस पर अपने हाथों से एक बार फिर से हमला करता है, पर वो इस बार भी नाकाम ही रहता है, बल्कि क्यूनो उसे एक मुक्का मार देता है। तभी ओशियो के पिताजी जख्मी हालत में वहां पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि हैकीमैन का एक अवतार मंदिर पर हमला कर चुका है, जिसे पूरे पुजारी भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए उन्हें ओशियो की जरूरत थी। किरियो ओशियो के पिता को पहचानता था और इसलिए वो भी साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ओशियो के पिता उन्हें बताते हैं कि हैकीमैन के इस अवतार के खिलाफ मंदिर में मौजूद कोई भी पुजारी टिक नहीं पाया था। पर इधर ओशियो का मानना था कि वो अपने करिश्माई भाले से उसे रोक देगा, पर वही किरियो को ये सब बकवास लग रहा था। क्या फालतू बात करता है भाई ये। और उसके मुताबिक उन्हें हैकीमैन से लड़ने के लिए बहुत सारे सुनहरी दरफ्तियों की जरूरत थी। उधर मंदिर में पुजारियों ने अपने शक्ति को मिलाकर हैकीमैन को उस अवतार को थोड़ी देर के लिए बंदी बना तो लिया था, पर तभी ओशियो अपने पिताजी के साथ वहां पहुंच गया था, जिसे देखते ही मुखिया पुजारी उसे लेडी मकादो से मिलने के लिए कहते हैं। के बाद उनके पिता उन्हें बताते हैं कि असल में ये लेडी मकादो उसकी माँ की पूर्वज थी और ये उसके लिए उनसे मिलने का बिल्कुल सही मौका था। पता नहीं क्यों ओशियो लेडी मकादो से मिलने के लिए झिझक सा रहा था, पर तभी उसके पिताजी ने जबरदस्ती उससे धक्का दे दिया, जहाँ घुसते ही ओशियो को लेडी मकादो के साथ एक पुराने रिश्ते का एहसास हुआ और जल्दी वो दोनों आपस में बात करने लगे। जहाँ ओशियो को देखकर लेडी मकादो को अपना वो समय याद आ गया जब वो अपने परिवार के साथ रहती थी, पर फिर भी गिमी ने उसे हैकीमैन को कैद करने के लिए काम में चुन लिया था। पर अब ओशियो को करिश्माई भाले के वारिस के रूप में देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा, जो ओशियो के लिए वापस लड़ाई में जाने का इशारा था। उधर हिनाउ और उसके साथी भी हैकीमैन के अवतार का सामना करने में शामिल हुए थे, पर पुजारियों की तरह उनके पास भी कुछ खास नहीं था। तभी ओशियो अपना रूप बदलकर करिश्माई भाले से उस पर हमला करता है, पर इस बार ओशियो के हमले से भी कोई फायदा नहीं था और अब उस अवतार को हराने वाला कोई वहां मौजूद नहीं था। और तभी उस अवतार ने उन सभी को जादू की मदद से वहीं कैद कर दिया और जैसे उन पर हमला करने लगा तो तभी ओशियो उन सभी को बचाने के लिए आगे आया, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ओशियो उस अवतार के सामने टिक नहीं सकता था। तभी लेडी मकादो ने अपने जादू की मदद से उस अवतार के हमले को रोक दिया, पर इसके लिए उन्हें अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। पर तभी उस अवतार ने लेडी मकादो पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया, पर लेडी मकादो ने मुताबिक हैकीमैन का एक मामूली सा अवतार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अवतार को पत्थर में बदल दिया, पर ऐसा करते ही वो जमीन पर गिर गई क्योंकि इस सब में उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। ये देखकर ओशियो लेडी मकादो की तरफ भागा और अब उसे ये लग रहा था कि शायद ये सब कुछ उसके कमजोर होने की वजह से हुआ था और अगर वो सभी को पहले बचा लेता तो लेडी मकादो को अपना बलिदान नहीं देना पड़ता। पर लेडी मकादो ने उसे अपनी आखिरी सांसों में बताया कि ऐसे होना पहले से ही तय था, पर ओशियो तुम्हें आगे आने वाले सफर में तैयार रहना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बाद लेडी मकादो की आत्मा
गीमे के साथ आसमान की तरफ निकल जाती है। इधर सभी लोग अभी लेडी मकादो की मौत के अफसोस मना ही रहे थे, तभी किरियो भीड़ से बाहर निकलकर पत्थर में जमे हकी मैन को एक ही हमले में तबाह कर देता है। पर सभी का मानना था कि वो बस लेडी मकादो का श्रेय चोरी कर रहा था, पर किरियो के मुताबिक वो सभी लोग बेवकूफ थे क्योंकि वो अब भी करिश्माई भाले के भरोसे बैठे हुए थे। पर किरियो के मुताबिक उन्हें नए और आधुनिक हथियारों की तरफ अपना रुख मोड़ लेना चाहिए और उस भाले को तबाह कर देना चाहिए। पर दरअसल किरियो का ये सोच अपनी माँ की वजह से आया था। दरअसल उसकी माँ दिखने में काफी ज्यादा डरावनी थी, पर उन्होंने किरियो को बहुत ही प्यार से पाला था, जिस वजह से वो अपनी माँ से बहुत ही करीब था। उस दिन के बाद से ओशियो उदास रहने लगा और वो लेडी मकादो की मौत को अपनी ही गलती मान रहा था। पर तभी टोरा सोचता है कि ओशियो को खाने का ये बिल्कुल सही मौका था, जिस पर ओशियो का कहना था कि आज उसके खेलने का मूड नहीं है। ये सुनते ही टोरा उसे याद दिलाता है कि राक्षस कभी इंसानों को तैयार होने का इंतजार नहीं करते, और इतना कहते ही टोरा उसके कंधे पर वार कर देता है। पर अब तक ओशियो ने भी अपना रूप बदल लिया था, जिसके बाद वो टोरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर टोरा उसे कमजोर कहते हुए लगातार चिढ़ा रहा था। और जैसे ओशियो उस पर हमला करता है तो टोरा उसे काफी आसानी से रोक लेता है, क्योंकि उस वार में बिल्कुल भी जान नहीं थी। जिसके बाद टोरा उसे फिर से कमजोर कहता है और ये सुनते ही ओशियो अपना भाला फेंककर अपने हाथों से ही लड़ना शुरू कर देता है। पर अब तो टोरा के हिसाब से वो छोटे बच्चे से भी ज्यादा कमजोर था, और अब तक ओशियो समझ गया था कि टोरा बस उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता था ताकि वो उदास ना बैठा रहे। और कुछ देर बाद अचानक से ओशियो अपने ऊपर काफी भारी दबाव महसूस करता है, मानो कोई चारों तरफ से उसे दबा रहा हो। तभी उसकी नजर पास में मौजूद किरियो पर पड़ती है, जिसने कुछ पुजारियों के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेर रखा था। इसके बाद किरियो बताता है कि वो कब से सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओशियो का करिश्माई भाला अब किसी काम का नहीं, पर अभी भी कई बड़े पुजारी उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे, और इसलिए उसके पास करिश्माई भाले को ओशियो से छीनकर तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और वो ये सब इसलिए करना चाहता था ताकि लोग नए आधुनिक हथियार को अपना सके। तभी बाकी पुजारी भी कहते हैं उन्होंने देखा था कि करिश्माई भाले हकी मैन के सामने कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए वो लोग अब किरियो के साथ थे। पर जैसे ही वो लोग ओशियो के हाथ से भाले को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ओशियो अपनी पूरी जान लगाकर उस बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद वो अकेले ही पुजारियों से लड़ने लग जाता है।